कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहाँ चैन निया नाम की एक टीचर बच्चों को इंग्लिश सिखा रही थी। हर कोई उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था सिवाय एक लड़की के जो थोड़ी परेशान दिख रही थी। चैन ने उसे नोटिस किया और अचानक अपने अतीत की यादों में खो गई। चैन एक इंटेलिजेंट छात्रा है जो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही थी इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चैन हमेशा ईयरफोन पहन कर रहती। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसको देखने के लिए सब बालकनी की तरफ भागे। चैन ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त हु स्याओडी जमीन पर पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो उसने खुदकुशी की हो। उसके आसपास स्टूडेंट्स की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन मदद करने के बजाय वे सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उसकी तस्वीरें लेने लगे। चैन धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी जैकेट से उसे ढक दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी खुदकुशी की वजह पूरा स्कूल जानता हो, लेकिन कोई भी इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन स्कूल में कुछ डिटेक्टिव्स आए और उन्होंने चैन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया। असल में वे हु की मौत से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चैन ने उसे जानने से ही इनकार कर दिया। उसने बताया कि उसने तो बस इंसानियत के नाते उसका चेहरा ढक दिया था। डिटेक्टिव को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। जब चैन अपनी क्लास में लौटी तो उसे अपनी कुर्सी पर लाल स्याही दिखी। इससे उसे याद आया कि मरने से पहले हु को भी इसी तरह से धमकाया गया था। उधर जब चैन कैंटीन में गई तो वेले नाम की एक लड़की आने वाली परीक्षाओं में उसकी मदद मांगने लगी। जब चैन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वेले उसकी तस्वीरें लेने लगी, ठीक वैसे ही जैसे वो हु के लिया करती थी। पता चला कि हु की मौत के लिए भी ये लोग ही जिम्मेदार थे। वे उसे रोजाना परेशान करते, जिस वजह से वो पूरी टूट गई थी। चैन भी ये सब जानती थी, लेकिन वो पुलिस को बताने से बहुत डरती थी। घर जाते हुए वेले और उसके गुंडों ने उस पर सिर्फ इस बात के लिए हमला कर दिया क्योंकि उसने पुलिस अधिकारियों से बात की थी। इतना सब होने के बावजूद चैन ने उफ तक न की और सीधे अपने घर चली आई। ये पता चला कि उसकी माँ इलीगल सामान बेचती है, इसलिए वो ज्यादातर घर नहीं आती। वो नहीं चाहती कि उसके काम की वजह से उसकी बेटी की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आए। सोने से पहले उसने चैन से वादा किया कि जल्द ही वो एक नया घर खरीदेंगी। अगले दिन जब वो स्कूल से लौट रही थी तो गुंडों का एक ग्रुप स्याओबे नाम के एक लड़के की धुलाई कर रहा था। चैन ने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन एक लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसका फोन छीन लिया। उन बदमाशों ने उसके सारे पैसे भी छीन लिए और उसे जबरदस्ती स्याओ को किस करने के लिए मजबूर करने लगे। इससे स्याओ गुस्से से भर गया और उसने ग्रुप के लीडर को जबरदस्त पंच मारे। जाने से पहले उसने चैन की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। हालांकि अगले दिन वो उसके पास आया और उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। जब स्याओ ने पैसों के बदले उसका बॉडीगार्ड बनने की पेशकश की तो चैन ने ये कहते हुए मना कर दिया, खुद को तो बचा ले पहले, कल वो तेरा गेम बजा देते मैं ना आती तो। हाँ और बड़े बॉडीगार्ड बनने। घर जाते हुए उसने देखा कि घर के बाहर कई पोस्टर्स लगे हुए हैं क्योंकि उसकी माँ ने अभी तक कर्ज नहीं चुकाया था। अंदर घुसने से पहले उसने सभी पोस्टर्स को फाड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो पोस्टर वायरल हो गए और सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। चैन ये सब सहन नहीं कर पाई और स्कूल छोड़कर घर लौट आई। रास्ते में वो स्याओ से मिली और उसे सारी बातें बताई, जिसके जवाब में स्याओ भी उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। बाबू ऐसे थोड़े रोते हैं बाबू, चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो उसे अपने घर ले गया जहाँ पर दोनों ने काफी मस्ती की। जब स्याओ ने उससे पूछा कि क्या वो उसको पसंद करती है तो चैन ने बड़े गुस्से में कहा, नाच बेटे पसंद करने लायक कुछ है तुझमें। ये सुनकर स्याओ को भी गुस्सा आ गया। उसने चैन को दीवार से सटाया, दिखाऊं अभी किस लायक हूं मैं। स्याओ की इस हरकत से बेचारी चैन का तो दिल ही टूट गया। एक ही तो बंदा था बेचारी के पास। अगले दिन स्कूल में कोई भी चैन के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वेले और उसके दोस्तों ने उसे कई बार वॉलीबॉल से मारा। फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस सब से तंग आकर आखिरकार चैन ने पुलिस इंस्पेक्टर जेंग यी को सब कुछ बताने का फैसला किया। लेकिन जब वेले और उसके दोस्तों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो हु की मौत के लिए वे उसकी पारिवारिक स्थिति और चरित्र को ही दोष देने लगे। कोई ठोस वजह ना होने की वजह से पुलिस ने तो उन्हें जाने दिया, लेकिन स्कूल ने उन्हें पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। अब बदला लेने के लिए वो बदमाश ग्रुप चूहों से भरे एक बॉक्स के साथ चैन के घर जा पहुंचा, जिन्हें वो चैन के ऊपर डालने की योजना बना रहे थे। लेकिन चैन किसी तरह वहां से भागी और कचरे के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। बदमाशों के चले जाने के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकली और सीधे स्याओ के पास जा पहुंची, क्योंकि स्याओ ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था। उसने स्याओ को अपनी रक्षा करने के लिए कहा और ये पहले ही बता दिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पहले ही सोच लियो। अगले दिन से स्याओ हर जगह चैन का पीछा करने लगा और अब चैन ने भी स्याओ के साथ ही रहना शुरू कर दिया।
क्योंकि स्याओ एक गैंग का मेंबर था, इसलिए वो ज्यादातर घायल होकर ही घर लौटता। एक दिन स्याओ ने बताया कि उसके पिता उसे तब छोड़कर चले गए जब वो सिर्फ 13 साल का था और उसकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई, जिस वजह से चैन अब खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। इसके बाद जब भी स्याओ का बॉस उसे लड़ाई के लिए बुलाता तो चैन मना कर देती और स्याओ भी एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसकी बात मानकर घर पर ही रुक जाता। फिर एक दिन स्याओ को एक चोरी के शक में गिरफ्तार कर लिया गया और ये बताया गया कि मेन आरोपी के मिलने तक उसे यहीं पर रखा जाएगा। उधर आज जब स्याओ ने फोन नहीं उठाया तो चैन ने अकेले ही घर जाने का फैसला किया, लेकिन जब किस्मत में लिखे हो लो तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। अकेला पाकर वेले और उसके ग्रुप ने उसे घेर लिया और जबरदस्त तरीके से पिटाई शुरू कर दी। बेरहमी इस हद तक हुई कि उसके बाल काट दिए, उसके कपड़े फाड़ डाले और यहाँ तक कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो भी बना ली। उधर पुलिस स्टेशन से रिहा होने के बाद जैसे ही स्याओ घर पहुंचा तो चैन की हालत देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्हें मारने के लिए उसने एक रोड उठाई, लेकिन चैन ने उसे रोक दिया। फिर एक रात वेले चैन के पास आई और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। उसने कुछ पैसे देकर कहा कि वो उसके गलत कामों के बारे में किसी को न बताए। दरअसल उसे डर था कि कहीं उसे फिर से इसी क्लास को न रिपीट करनी पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसके पिता उससे और भी गुस्सा हो जाएंगे, जिन्होंने पहले ही 1 साल से उससे कोई बात नहीं की है। चैन ने उसे माफ कर दिया और कहा, जा चली जा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दो यहाँ ये चिमकांडी जी। लेकिन जैसे ही चैन उससे दूर जाने को हुई तो वेले उसका पीछा करने लगी और उसकी माँ को भी बुरा भला कहने लगी। इससे चैन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने वेले को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। वेले का सर धड़ाम से जाकर सड़क पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घबराकर चैन तुरंत स्याओ के पास गई और उसे सारी बात समझाई। उसे डर था कि उसे अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन स्याओ ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों थक रही है, बॉडी को अभी ठिकाने लगा दूंगा, मेरे बच्चे तू टेंशन न ले। फिर वो अपने दोस्त के पास गया और एक रात के लिए उसकी कार उधार मांगी। इसके बाद उसने बॉडी के पास जानबूझकर ऐसे सबूत छोड़े ताकि पुलिस उसे ट्रेस कर ले। भाई ये तो पूरा निब्बा निकला यार। उधर चैन ने भी इस सदमे से निकलने के लिए अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। फिर एग्जाम के दिन भारी बारिश हुई, जिस वजह से हाईवे पर एक तगड़ा भूस्खलन हुआ, जिसको हटाते हुए एक ड्राइवर को वेले की बॉडी मिल गई। आगे जांच करने पर आखिरकार पुलिस स्याओ तक पहुंच ही गई। वेले के दोस्तों को भी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उन्होंने सीधे चैन को दोषी ठहराया। इसी बीच जब ऑफिसर झेंग को वेले और उसकी वीडियो के बारे में पता चला तो वो भी चैन के ऊपर ही शक करने लगा। जब चैन से पूछा गया कि वेले की मौत के दिन वो कहाँ थी तो उसने बड़ी ही आसानी से झूठ बोल दिया। क्या करती, अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 1 घंटे पूछताछ के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। अगले दिन जब चैन स्कूल से लौट रही थी तो स्याओ पीछे से आया और उसे एक बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया। उसने सभी पुलिस अधिकारियों को बाहर छोड़कर दरवाजे को लॉक कर दिया। वो चाहता था कि पुलिस को ये लगे कि उसने वेले के साथ भी ऐसा ही किया होगा। इस तरह पुलिस चैन का पीछे छोड़कर स्याओ को दोषी मानेगी। पहले तो चैन ने मना कर दिया, लेकिन जब स्याओ ने उसे समझाया, अरे ये पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, नाबालिग हूं मैं, तो चैन ऐसा करने के लिए मान गई। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उसने ऐसे दिखाया जैसे वो कितने घंटों से लगा पड़ा हो। इसके बाद ऑफिसर झेंग ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे लगा जैसे स्याओ कई दिनों से उसका पीछा कर रहा हो। स्याओ ने भी चौड़ा होकर कहा, कितने दिनों से कह रहा था, प्यार से मान जा, कौन करवा गई मानी। इसके बाद चैन को बुलाया गया तो उसने भी बड़े आसानी से कह दिया, मुझे नहीं पता कौन है पागल, अपना तहखाना तो दिखाया नहीं और मुझे तहखाने में ले गया। इसके बाद चैन को तो रिहा कर दिया, लेकिन स्याओ को जेल में डाल दिया। भाई ऐसे होते हैं सच्चे आशिक। कई दिन बीत गए और अब चैन अपनी माँ के साथ रहने लगी। वो पढ़ाई करने की कोशिश करती, लेकिन बार बार स्याओ के बारे में सोचकर उदास होकर टूट जाती। एक दिन ऑफिसर झेंग चैन से मिलने आया और उसे बताया कि स्याओ के पिछले अपराधों की वजह से उसे मौत की सजा दी जाएगी। चैन ने जब उससे कहा कि स्याओ तो अभी नाबालिग है, तो झेंग ने उसे कहा, लगता है झूला नहीं झुलाया उसने तुझे, पूरे 23 साल का मादर जाता वो। ये सुनकर चैन ने अपना आपा खो दिया और ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया। उसे शांत करने के लिए ऑफिसर झेंग ने उसे बताया कि वो तो सच जानने के लिए ऐसे झूठ बोल रहा था, लेकिन क्योंकि अब वो उनका राज जान चुका है तो बेहतर यही होगा कि चैन अपना सच कबूल कर ले। हो सकता है उसकी ईमानदारी की वजह से उसकी सजा भी कम हो जाए। इसके बाद चैन स्याओ से मिलने जेल गई, जहाँ उसने उसे सब कुछ बता दिया। अब वैसे तो उसे दूसरी जेल ले जाया जा रहा है, लेकिन सच बोलने से उसे जो राहत मिली है उसकी कोई भी कीमत नहीं। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में वापस आ गई, जहाँ चैन अपने आपराधिक अतीत को पीछे छोड़कर एक इंग्लिश टीचर बन गई है। एक बच्चे को देखकर उसे याद आया कि बचपन में उसे कैसे सताया गया था।
आखिर में चैन बच्चों को उसके घर तक ले गई और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हौसला भी दिया। इसके बाद श्याओ को दिखाया गया जो सीक्रेटली अभी भी चैन को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।